नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और स्वागत है आपका बड़ी खबर में, जिसमें हम बात करते हैं 4 बड़ी खबरों को लेकर। जिसमें पहली खबर में आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम मनोहर लाल का जो कड़ा रुख है वो यहां पर देखने को मिला है। और दूसरी तरफ सीएम आज जनसंवाद कार्यक्रम के सिलसिले से सोनीपत में थे, जहां भ्रष्टाचार के मामले को लेकर उनका सख्त रुख जो है देखने को मिला है। वहीं दूसरी खबर भी सोनीपत की है, जहां बिल्डर्स की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं तीसरी खबर में हम बात करेंगे जो कि बल्लभगढ़ से है, जहां सीएम फ्लाइंग ने 3 राशन डिपो पर छापेमारी की। वहीं चौथी खबर फतेहाबाद की है, जहां शिक्षा के मंदिर में गंदा काम हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने स्कूल पर ताला लगा दिया है। 4 बड़ी खबरें जिनकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर विंडो में सिलसिलेवार तरीके से आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर और खबर भ्रष्टाचार पर सीएम सख्त दिखाई दिए हैं, उसको लेकर आप तक पहुंचाएंगे। और दूसरी खबर में बिल्डर की लापरवाही, रेजिडेंट परेशान हैं, उसको लेकर बात करेंगे। और तीसरी खबर में सीएम फ्लाइंग का एक्शन किस तरीके से देखने को मिला है, उसको लेकर बात करेंगे। गंदी हरकत से ग्रामीण नाराज हैं स्कूल के अंदर, तो स्कूल में ताला लगा दिया है, उसको भी आप तक पहुंचाएंगे। तो 4 बड़ी खबरों को लेकर सिलसिलेवार तरीके से हम इस बुलेटिन में बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। और सोनीपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम मनोहर लाल का सख्त रुख देखने को मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान एक मुख्यमंत्री ने रिश्वत मांगने के आरोप में एडीसी के सहायक बैकुंठ मिश्रा को सस्पेंड कर दिया। दरअसल मामला खेत में अवैध रूप से मिट्टी उठाने के लेकर जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मामले में खनन अधिकारी के कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने एडीसी ऑफिस में शिकायत दी थी, जहां एडीसी के असिस्टेंट बैकुंठ मिश्रा ने पीड़ित से रिश्वत की मांग की और पीड़ित को कहा था कि रिश्वत का पैसा सीएम तक जाता है, सीएम भी कुछ नहीं करेगा। मामले में सीएम ने एक्शन के वक्त रिश्वतखोर बैकुंठ मिश्रा मौके पर मौजूद नहीं था। मामले की जानकारी मिलते ही वो सीएम के सामने पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने उससे कहा कि चंडीगढ़ आकर जवाब देना, और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार की बात भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है, और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उनको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। तो मुझे ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसके बाद उसकी जो फाइनल कार्रवाई है वो उसके बाद की जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लाजपत सोनीपत से जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से रिश्वत का जो मामला है सामने आया और उसमें बात भी कही गई कि इसके जो पैसे हैं वो ऊपर तक जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज जिला सोनीपत के लिए काफी बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री ने दी है, क्योंकि काफी ऐसी समस्याएं थी जिनकी लोगों की जो सुनवाई नहीं हो रही थी, और तुरंत आज करीब 400 से अधिक शिकायतों का समाधान हुआ है। कुछ शिकायतें तुरंत समाधान में आई है, कुछ शिकायतें चंडीगढ़ की है, तो काफी शिकायतें ऐसी हैं जिन पर लगातार सरकार काम कर रही है। और जल्द ही जैसे अधिकारियों ने अपना समय मांगा है, जो भी शिकायतें थी उनका समय मांगा है, किसी ने 15 दिन का, किसी ने 7 दिन का, किसी ने महीने का, किसी ने 2 महीने का, किसी ने 3 महीने का। तो उन पर लगातार मुख्यमंत्री नजर रखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि एक जो सरकारी कर्मचारी था जिसने रिश्वत की बात कही, और रिश्वत की बात जो मुख्यमंत्री को सहन नहीं हुई, जो कि उनको सस्पेंड कर दिया गया और अब चंडीगढ़ बुलाया और चंडीगढ़ से उनकी हाजिरी लगेगी, उन पर जांच होगी। अगर कोई बड़ा इसमें अगर मिला तो उसको बिल्कुल और भी लंबे उस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लंबी कार्रवाई इसलिए कि सरकारी कर्मचारी लगातार जनता को परेशान करते हैं। मुख्यमंत्री से ये भी बात तय नहीं हुई, क्योंकि आम जनता जो पीड़ित रहती है सरकारी कर्मचारियों को पीछे घूमती रहती है, लेकिन समाधान नहीं होता। सबसे बड़ी बात एक सामने और आई, बिल्डरों के खिलाफ लेकिन लाजपत, यहाँ पर मामला एडीसी के असिस्टेंट की तरफ से जो रिश्वत मांगी गई है उसको लेकर उस पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली और किस तरीके से जो है सख्त रुख जो है यहाँ पर सीएम का देखने को मिला? जी बिल्कुल, वो खनन
के जो मामले थे उस पर उनकी ड्यूटी थी और उन पर आरोप लगाया था। एक पीड़िता ने, जो पीड़ित था, उसने कहा कि रिश्वत जो मांगी जा रही है और उन्होंने साफ कहा कि ये रिश्वत ऊपर तक जाती है। तो मुख्यमंत्री को जब ये बात कही गई तो मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है उनको बुलाने का कोशिश की, लेकिन वो मौके पर नहीं थे। बाद में जब उनको पता लगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो गई है तो वो पहुंचे थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ अपनी हाजिरी दें और आज उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये काफी बड़ी पहल है और एक जो सरकारी कर्मचारी नहीं, अनेक तरह के सरकारी कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री जो है कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो तुरंत जो है कार्रवाई होने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा में लगातार जो है ये संवाद जो है, जो प्रोग्राम है जो मुख्यमंत्री का, उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर एक भगदड़ है और भगदड़ में कहीं ना कहीं जनता का जरूर फायदा हो सकता है, क्योंकि जनता जो पीड़ित है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो जो सरकारी कर्मचारी है जिन पर लगातार अब घास गिरती हुई नजर आ रही है, एक के बाद एक जो मामला देखने को मिला। और खासकर सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर अनेक राज्य के जो लोग हैं, अनेक देश विदेश के बच्चे जो शिक्षित हैं वो शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं, लेकिन बिल्डरों ने, जो माफियाओं ने, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से पीड़ित की तरफ जो है पीड़ित ने जिस तरीके से शिकायत, जो पूरी समस्या सिलसिलेवार तरीके से सीएम के सामने रखी, उसके बाद जो सख्त रुख दिखा है, उन्होंने कहा है कि रिश्वत की तो दूर की बात है, हम रिश्वत लेने शब्द का भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, रिश्वत का नाम का भी जिक्र नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के जब सामने जो जिसने शिकायत दी थी वो पहुंचे तो मुख्यमंत्री का अलग ही एक रुख दिखाई दिया और तुरंत उसको सस्पेंड किया। तो ये काफी बड़ी बात है और इससे एक सस्पेंड से ही काफी जो अधिकारी हैं जो अपना धर्म नहीं निभा रहे, वो तुरंत फाइलों को लेकर भागे और तुरंत उन्होंने समाधान किया। तो ये जरूरी है कि अगर सरकारी कर्मचारियों पर जब सरकार गाज गिरेगी और जो वो अपनी लापरवाही करता है, जो व्यक्ति रिश्वत मांगता है, उसको बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही। ये काफी सराहनीय है और जनता ने काफी इसकी तारीफ की है। आम नागरिक जो है आज इस बात को लेकर जरूर खुश है कि मुख्यमंत्री ने तुरंत समाधान किए हैं और लगातार जो सरकारी कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हुई है। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी बात है। ठीक है लाजपत, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट ले लेंगे। और फिलहाल जो है जिस तरीके से लाजपत आपको बता रहे थे कि जैसे सीएम का सख्त रुख देखने को मिला है, लगातार उन्होंने जो है इस पर सुनवाई करने के बाद उस बैकुंठ मिश्रा यानी कि एडीसी के जो असिस्टेंट थे उसको सस्पेंड कर दिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे। सोनीपत में पार्श्वनाथ बिल्डर्स की मनमानी और लापरवाही से रेजिडेंट्स बेहाल हैं। प्रशासन से लेकर सरकार तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बिल्डर मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण ऐसे बिल्डरों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। लाइसेंस में तय हुए समझौते के अनुसार रेजिडेंट्स के लिए सुविधाएं मुहैया नहीं करवाने के आरोप में डीटीपी ने शहर के सेक्टर 8, 9 और 10 में स्थित पार्श्वनाथ डेवलपर के खिलाफ बहालगढ़ थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने हरियाणा डेवलपमेंट और रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 के तहत पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पे बिल्डर ने बिजली की कोई व्यवस्था नहीं करी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो भी बेसिक अमेनिटीज हैं कोई भी अवेलेबिलिटी की। डेवलपर बिल्डर के नाम से है ये, पार्श्वनाथ सिटी बनाई है इन्होंने यहाँ पे। 2005 से बनी हुई है ये जो सोसाइटी है, तभी से यहाँ कोई भी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की। कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस था उनको फुलफिल नहीं किया है और जो मूल भौतिक सुविधाएं थी वो आरडब्ल्यू को नहीं मिल रही हैं। उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट प्राप्त हुई जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और जब हमने यहाँ पे प्लॉट लिए थे तो हमारे को ये सब चीजें बताई गई थी कि यहाँ पे बिजली, पानी, सीवर की सारी सुख सुविधाएं जो है ना अवेलेबल है यहाँ पे जो है। और लेकिन जब हमने मकान जब बनाए हैं तो हमने डीटीपी ऑफिस के थ्रू जो है ना अपना नक्शा पास करके बनवाए हैं। अपने जितने भी ड्यूज गवर्नमेंट के बनते हैं जो पैसे, वो सब पास करवाए, पैसे हमने फीस दी है बाकायदा जो है डीटीपी ऑफिस को जो है। और उसके बाद में पता लगा कि इन्होंने बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इन्होंने टेम्परेरी पहले कोई कनेक्शन ले रखा था, वो मार्च 2021 से कटा हुआ है। पार्श्वनाथ सिटी है, एक तरफ तो लोग जब पार्श्वनाथ होम इसका नाम सुनते थे तो अपने सपनों का घर बनाने के लिए लोगों ने यहाँ अपने खून पसीने की सारी कमाई को यहाँ पर लगाने का काम किया। परंतु पिछले कई सालों से हम, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे
डेवलपर की बात हो, हम धक्के खा खा के बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। बेटा सारी ये परेशानी है, ना पानी, ना लाइट, ना सीवर और ना क्या है कि विश्वविद्यालय हमने 4 साल हो गए, मकान भी नहीं पड़े है बिना लाइट, कुछ विश्वविद्यालय कुछ भी, तो बहुत परेशान हो रही, कति घटी हो रही है। तो इस खबर पर लगातार हमारे साथ लाजपत जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। लाजपत, क्या कुछ खबर है, किस तरीके से जो है डीटीपी की तरफ से जो है बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत, अगर दिल्ली एनसीआर से आप निकलेंगे और यूपी से निकलेंगे तो सोनीपत में आपको अलग बिल्डिंगें चमकती हुई दिखाई देंगी, लेकिन आज बिल्डिंगों के जो अगर हालात आप अंदर से जाकर देखेंगे तो बिल्कुल खोखली दिखाई देंगी। सुविधाएं के नाम पर जैसे लोगों को ठगा गया था, अनेक तरह की सुविधाएं बताई गई थी, लेकिन अनदेखी का शिकार जैसे जो रहते हैं वो व्यक्ति हो रहे थे। तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी और शिकायत के बाद जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी बिल्डर सोनीपत में हैं सबसे सख्ताई से पूछा जाएगा, अनेक तरह की कार्रवाई सामने आएगी। देखिए आपको बता दें कि हमने जैसे हर खबर की टीम की तरफ से पहले भी बताया था और इस बात को पहले भी आगाह किया गया था कि जो बिल्डर अपनी लापरवाही कर रहा है उस पर कहीं ना कहीं सरकार की गाज गिर सकती है, और वो बिल्कुल सत्य हुआ। और इस बात को लेकर आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी जिला सोनीपत में बिल्डर हैं सबको बुलाया जाएगा, सबकी जांच होगी। आपको बता दें जब इतनी बड़ी सोसाइटीज बसाई जाती हैं तो उसमें अनेक तरह की सुख सुविधाओं की बात की जाती है, सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ लूटने का काम किया गया है। आपको बता दें जैसे सोसाइटीज हैं तो उनको बसाने से पावर हाउस लगाना होता है, ट्रीट प्लांट लगाना होता है, पेड़ पौधे लगाने होते हैं, सीवरेज की व्यवस्था देखनी होती है, पार्कों की सुविधा देखनी होती है, व्हीकल्स पार्किंग की सुविधा देखनी होती है। तो अनेक तरह के जो सपने दिखाए जाते हैं, खासकर भारत में एक ऐसा भारत है जहां पर सपनों को दिखाकर लूटने का एक लगातार जो सपने दिखाकर लूटने का प्रयास करता है वो सिद्ध हो चुका है, क्योंकि बिल्डरों ने जैसे लोगों को लूटा है और लोग जैसे बैंकों की किस्तें हैं वो किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे वो जो उनको सुविधा चाहिए वो सुविधा मिल नहीं रही है, बैंकों की किस्त भर नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी एक घोटाले की बात आपको बता दे, अगर सरकार चाहे तो इसकी जांच करवा ले, क्योंकि बिल्डिंग में जो बिजली जो है वो दोहरे चौरे पर बेची जाती है। दोहरे चौरे पर इसलिए कि जैसे आपको मेंटेनेंस अगर भरना है तो मेंटेनेंस के साथ जैसे मीटर लगाए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं की बात कहता है तो उसकी लाइटें काटी जाती है और वो बिल्डिंग का जो है मेंटेनेंस भरा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, टाउन प्लानिंग अधिकारियों की लापरवाही इसलिए भी दिखाई देती है, जो बिल्डिंग अगर आप सपोज करें 20 साल पहले बन चुकी है तो वो आज खंडर की हालात में है और उसके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में लगातार मिल रही शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने 3 राशन डिपो की पर छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान 24 क्विंटल गेहूं और 135 क्विंटल बाजरा की कमी मिली है, जिसके आधार पर गड़बड़ी करने के मामले में कार्रवाई की गई है। साथ ही 239 किलोग्राम नमक और 315 किलो चीनी कम पाई गई है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए सभी डिपो पर मामला दर्ज करवाया गया है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम और रेवाड़ी की टीम ने कल नूह डिस्ट्रिक्ट में एक जगह रेड की थी और फरीदाबाद की टीम ने कल और आज मिला के 6 डिपो चेक किए हैं, जिनमें से लगभग सभी डिपोज में अनियमितताएं पाई गई हैं, क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग और स्थानीय पुलिस के अफसर भी साथ थे और उनमें अलग अलग थानों में FIR दर्ज करवाई गई है। तो गड़बड़ी के आधार पर मामला दर्ज की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है, 3 राशन डिपो पर यह छापेमारी की गई है। गड़बड़ी के आधार पर मामला दर्ज कर सीएम फ्लाइंग की तरफ से 3 राशन डिपो पर छापेमारी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय गुप्ता ब्यूरो हेड हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से जो है 3 राशन डिपो पर जो है सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई देखने को मिली है?
देखिए गौरव, ये जो कार्रवाई हुई है ये बहुत जरूरी थी। लगातार जो डिपो धारक है उनके खिलाफ लगातार जो उपभोक्ता है उनकी शिकायतें आ रही थी कि ये जो राशन आता है उसको राशन को बांटते नहीं है और कहीं ना कहीं इसकी वो कालाबाजारी करते हैं। हालांकि वो लोग जब जनता उनसे पूछती है कि हमारा राशन क्यों नहीं दे रहे हैं तो उनका जो बहाना होता है वो सीधा सीधा सा बहाना होता है कि पीछे से राशन नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो ये छापेमारी की गई है ये बिल्कुल जरूरी हो चुकी थी। लेकिन इसमें सवाल उठता है कि ये मुख्यमंत्री की जो है उसने छापेमारी की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट जो कि खाद्य आपूर्ति के नाम से जाना जाता है, उस विभाग के अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते जबकि उनको सब कुछ पता होता है। हालांकि फरीदाबाद में इससे पहले लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन 3 राशन डिपो पे एक साथ कार्रवाई करना बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा कि ये डिपो धारक का जो इस इलाके का माफिया बताया जाता है। जी बोलिए। तो इस इलाके का माफिया बताया जाता है। इसके साथ में और भी राशन डिपो अधिकारियों की मिली भगत के चलते अटैच कर दिए गए थे। अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला था, बावजूद इसके इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले लगातार इसके खिलाफ शिकायतें आती रही, वो शिकायतें दबा दी गई। लेकिन जब सीएम फ्लैंग ने कार्रवाई की तो विभाग ने कहीं ना कहीं जो कदम उठाना उचित समझा, क्योंकि सीएम फ्लैंग अगर कार्रवाई करती है तो मुकदमा दर्ज होता ही होता है, चाहे बाद में क्या आरोप निकलता है ये बाद की बात है। जी गौरव। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से राशन डिपो पर छापेमारी की गई उनमें किस तरीके की अनियमितताएं पाई गई? क्या सामान जो है जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, जो राशन है वो नहीं वितरण किया जा रहा था, लेकिन कहां पर ये जो है उसकी सप्लाई कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए गौरव, जो ये छापेमारी की गई, छापेमारी के बाद जो सीएम फ्लैंग के जो डीएसपी हैं राजेश जी, वो जब विस्तार से इसकी जांच करने के लिए गए तो उनको पता चला कि जो डिपो धारक है उसने निर्धारित जगह यानी कि जो उनका जो दुकान होती है वहां से उन्होंने उस माल को अपने घर पे रखा हुआ था या अदर गोदाम में रखा हुआ था और वहां पर स्टॉक बिल्कुल नील दिखाया हुआ था। अगर हम बात करें इसकी कालाबाजारी की तो इसकी कालाबाजारी के लिए ये लोग इसको मिलों में, जो फ्लोर मिल होती है उन पे या छोटी चक्कियों पे उसको सप्लाई करते हैं और वहां पे इस चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। फतेहाबाद जिले के एक सरकारी स्कूल की शर्मनाक घटना सामने आई है। बता दें कि स्कूल में एक अध्यापक की करतूत से विद्यार्थियों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और जानकारी के अनुसार अध्यापक बच्चों को व्हाट्सएप से अश्लीलता भरे मैसेज भेजता था। स्कूल की एक छात्रा के पिता ने बताया कि ऐसा मामला पहले भी हो चुका है, जिसके लेकर स्कूल में पंचायत हुई थी। तो शिक्षक अश्लील मैसेज जो है छात्रा को भेजता था और परिजनों ने बताया कि इस तरीके की घटना पहले भी हो चुकी है और जिसको लेकर पंचायत भी हुई थी। सरकारी स्कूल की शर्मनाक घटना फतेहाबाद से सामने निकलकर आई है, जहां पर छात्रों का गुस्सा फूटा है, जिसके बाद स्कूल पर ताला लगा दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमेश ढाका हमारे साथ फतेहाबाद से लाइव जुड़े हुए, उनके पास सीधा रुख करते हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी? एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के द्वारा अश्लील मैसेज जो है छात्रा के पास फॉरवर्ड करने का जो है आरोप है, किस तरीके से जो है पूरी घटना को अंजाम देता था, किस तरीके से ये जो पूरी वारदात जो जिस तरीके से करता था मैसेजिंग, वो किस तरीके से हो रहा था? देखिए गौरव, बताना चाहूंगा ये फतेहाबाद जिले का गांव चंद्रावल था, जहां की एक शर्मनाक करतूत जो है अध्यापक की सामने आई है। ये जो चंद्रावल गांव का 10वीं कक्षा की छात्रा के पिता ने जो है व्हाट्सएप के माध्यम से उसके मैसेज चेक किए थे, जहां पर एक बार पहले भी अवगत प्रिंसिपल जो स्कूल का है हेडमास्टर उनको भी अवगत करा दिया था कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही ये रही है। ऐसा शिक्षक है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है और एक बड़ी एक कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना है, जहां एक गुरु का आदर कहीं शिक्षक करते नजर आते हैं। बच्चे जो है अपने माँ बाप से बढ़ के दर्जा कहीं ना कहीं गुरु को देते हैं, जो शिक्षा देता है गौरव, वहाँ एक ये बहुत ही एक शर्मनाक है। और शिक्षा विभाग से ठीक है रमेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच जो है हमारे साथ जो है छात्रा के पिता खुद हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी निकल कर आई, किस तरीके से जो है स्कूल के अंदर जो है इस तरीके का खेल कब से चल रहा था?
ये सर काफी दिनों चल रहा है जी, साल 1.5 साल से। तो पहले किसी ने शिकायत नहीं की, अब मैंने शिकायत की है, मेरे पास प्रूफ है उस चीज का। तो मास्टर भी वो मान रहा है मेरी गलती है, इस चीज में वो मान रहा है। तो क्या इस तरीके की घटना पहले भी हो चुकी है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वहां पर पहले पंचायत भी हुई थी, पंचायत में क्या कुछ हुआ था, और अब किस तरीके की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है? सर पंचायत में तो माफीनामा एक बार हो गया था, बोले भाई दोबारा शायद नहीं आएगी और नहीं आएगी। आज से 10 दिन पहले फिर शिकायत आ गई, एक लड़की के पास मैसेज भेज रखा था। क्या छात्रा को कोई और धमकी भी दी जाती थी कि परिजनों तक न बात पहुंच पाए, उसको लेकर उसे रोकने के लिए कोई जबरदस्ती? हाँ जी, ये तो जबरदस्ती चलती है जी, बच्चों को धमकाना और किसी को मत बताना। प्रधानाध्यापक की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई और क्या आपने जो है पुलिस तक जो है संज्ञान में ये मामला पहुंचाया? हाँ जी। उनकी तरफ से क्या कुछ बोला गया? उनकी तरफ से कुछ नहीं, वे तो माफी ये कह रहे भाई हमको माफी दे दो की बार, और वहां बार बार माफी थोड़ी दी जाती है कोई चीज की। लेकिन इसको लेकर क्या जो सरकारी स्कूल जिस तरीके से है, राजकीय जो विद्यालय है, उसमें क्या सस्पेंशन जो है ऑर्डर नहीं इसके रिलीज हुए, अभी भी जो कार्यरत है? नहीं सर, वो है ना, ये जो दूसरी घटना हुई है उसके बाद हेडमास्टर और वो जो मास्टर है दोनों अध्यापक छुट्टी लेके फरार है। छुट्टी लेके फरार है, कैसे है क्या पता, स्कूल में नहीं आए उस दिन। तो क्या ये पूरा मामला जो पुलिस के द्वारा शिक्षा विभाग तक जो है संज्ञान में जा चुका है? हाँ जी। आपकी तरफ से क्या कुछ मांगे की जा रही हैं, और क्या ये जो कितनी छात्राओं के साथ में जो इस तरीके की मैसेजिंग करता था? छात्राओं के साथ जी अब तो काफी सामने आ गए हैं, कई छात्रों के पास किए उन्होंने, और पुलिस कार्रवाई करेगी, अब अपने आप पता चल जाएगा, छात्राओं से बात होगी या और होगी। इसमें जब पंचायत हुई और पंचायत में क्या कुछ निकल कर आया? पंचायत में तो यही है जी, अपने कार्रवाई कानूनी तरफ से करो, और भाई चल रहा है अपना कानूनी तरफ से। और इधर टीचर कह रहा है भाई मेरी गलती है, मुझे माफी दो, तो माफी किस चीज की? जब बच्चों के साथ ऐसे करेगा तो उसको माफी नहीं। जब गलती उसने स्वीकार कर ली है तो ऐसे में पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करा है? आपने इस बात को लेकर जो है आगे तक जो बात ले जाने की अब एफआईआर हो चुकी है जी उनके खिलाफ, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। रमेश, जिस तरीके से जो कार्रवाई हो चुकी है, आपने सुना पीड़िता के जो पिता थे खुद हमारे साथ फोन लाइन पर थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो है अन्य तरीके की घटना पहले से अंजाम दे रहा था इस तरीके की। देखिए गौरव, ये कुछ छोटी बात नहीं है, अभी माफी मांग लेना कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर ये मामला नहीं रुकता है। खंड शिक्षा अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने आश्वासन दे दिया कि सोमवार तक इसके ऊपर जो है इस अध्यापक के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार कितनी रखा जाता है? सोमवार का समय मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा विभाग से, क्या ऐसे मंदिर के बाद दूसरा स्थान ये शिक्षा विभाग का आता है, स्कूलों का आता है, मंदिर के बाद सीधा कहते हैं कि भगवान वहां वास करते हैं जहाँ शिक्षा प्रसार की जाती है, बच्चों को बांटी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये भेड़िए के रूप में ये टीचर जिसने पता नहीं कि जैसे ये रमेश काकनिया जो है चंद्रावल के निवासी हैं, जिनकी बेटी के पास मैसेज आए हैं, इसके हाथ में फोन था, इसने दिन में भी हमें ये पूरी घटना बताई है कि उसके ऊपर हेलो हाय के मैसेज आए हैं, ऐसे अश्लील मैसेज आए हैं, जिसका इन्होंने आज। ठीक है रमेश, मैं आपको रोक रहा हूं। दयानंद सिहाग हमारे साथ शिक्षा अधिकारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयानंद जी, एक मामला जो है अजीबोगरीब जो है सामने आया है कि शिक्षक के द्वारा छात्रा को जो मैसेज थे वो फॉरवर्ड किए जा रहे थे, अश्लील मैसेज। किस तरीके से कार्रवाई को देख रहे हैं, किस तरीके से आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं, और जो कि उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, स्वीकार भी कर लिया है? मेरे पास वहाँ गांव से टेलीफोन आए थे, आज मैं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त था और हमने हमारे बीओ साहब को वहां भेजा था स्कूल में, और उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी जो कल जांच करके और जो भी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। तो जांच पड़ताल में जिस तरीके से वहां पर बातचीत आई है, प्रधानाध्यापक भी बताया जा रहा है कि गायब है वहां से, और जो शिक्षक है वो पहले से ही फरार बताया जा रहा है। हालांकि उसने वो सारी रिपोर्ट जांच में आ जाएगी और जांच के बाद जो है सारा का सारा जो दोषी होगा उसकी उचित कार्रवाई हम करेंगे उसके खिलाफ। अभी तक जो है उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जा चुकी है? क्या कोई सस्पेंशन ऑर्डर? क्या उसको आज 12 बजे तो हमें पता ही लगे हैं, और आज ही बीओ ने कमेटी का गठन कर दिया है, और क्योंकि उसके बाद छुट्टी हो चुकी थी
और कल जो है हमारी जांच कमेटी इस बारे में जांच करके रिपोर्ट हम रिकॉर्डर में दे देंगे। और जहां भी उनके एलिमेंट्री का मामला है ये, क्योंकि वो ड्राइंग टीचर संस्कृत टीचर है, तो हम एलिमेंट्री के ऑफिसर्स को वो मामला दे देंगे कार्रवाई है। तो अगर कार्रवाई की बात करें आपकी तरफ से क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस तरीके की कार्रवाई? जो कार्रवाई बनती है, हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को भी फोन कर दिया है और वो भी उस पर देख रहे हैं। ठीक है रमेश हमारे साथ रमेश ढाका जो है संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं फतेहाबाद से, जो कि पूरी घटना धरातल पर देख चुके हैं। रमेश क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बताना चाहूंगा खंड शिक्षा अधिकारी दयानंद सियाग फतेहाबाद से मैं इनको बता दूं कि शिक्षा के साथ ऐसा भयानक खिलवाड़ करना, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, इसका इंतजार किस बात का कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा विभाग से, ये इंतजार किस बात का कर रहे हैं? सस्पेंड बर्खास्त होना चाहिए टीचर, तुरंत ऐसा टीचर बर्खास्त होने से वहां से उसको नौकरी हटा देना चाहिए जिसने बच्चों के साथ ऐसा मैसेज भेजे, अश्लील मैसेज भेजे। शिक्षा विभाग और ऐसी घटना पहले से भी आ चुकी है दयानंद जी। जी दयानंद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही दयानंद जी। रमेश ढाका के भी यही सवाल है कि आखिर इंतजार किस बात का किया जा रहा है, जब शिक्षक ने कबूल खुद कर लिया है। दयानंद जी मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हो सकता है वो शायद फोन से अलग हो गए हों, क्योंकि सवाल का जवाब शायद उनके पास नहीं है। हालांकि जिस तरीके से शिक्षक ने खुद स्वीकार किया है और खुद पीड़िता के पिता ने जो है बात अभी यहां पर दर्शकों तक पहुंचाई है कि उसने स्वीकार किया है और वो फरार बताया जा रहा है, तो इसकी शिक्षा को लेकर और साथ ही साथ उसके नौकरी को लेकर किस तरीके की कार्रवाई सामने निकल कर आ पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से दयानंद सियाग ने जब बात कही है कि जो कमेटी है वो गठित कर दी गई है, लेकिन इस पर इंतजार किस बात का, जब छात्राओं के और छात्रों के जो भविष्य के साथ इस तरीके से शिक्षक जो है अश्लील मैसेजिंग कर रहे हैं और पहले भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं, पहले भी ऐसी वारदात घटना मैसेजिंग कर चुके हैं, उस पर शिक्षा को लेकर गंभीर होना सरकार के लिए और शिक्षा विभाग के लिए भी यहां पर गंभीर होना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, नमस्कार।